नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम से। एक तरफ पड़ोसी पाकिस्तान और उसके कुत्सित प्रयासों की बदौलत भारत के पड़ोस में भाई की तरह रह रहे कुछ देश पाकिस्तान जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसके संदर्भ में जिस बात की ज़रूरत है उसके लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जी हाँ, जैसा कि पूर्व सीडीएस दिवंगत जनरल विपिन रावत कहा करते थे कि हम 2.5 मोर्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे यही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन याद रखिए, 2.5 नहीं, अब 2.25 मोर्चे की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक चीन, दूसरा पाकिस्तान, आधा भारत के अंदर रह रहे चीन और पाक परस्त वो लोग जिनको लेफ्ट लिबरल गैंग का पूरा समर्थन और सहयोग मिलता है, जो भारत विरोध को ही अपना धर्म समझते हैं, और इसके बाद जो 25% का हिस्सा है वो अब बांग्लादेश वो एक मोर्चे की तरह हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। पिछले 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति बदली है और शेख हसीना वाजेद, जिन्हें अपने देश को छोड़ करके भारत में शरण लेनी पड़ी और आज भी वो शरणागत हैं, और उसके बाद वहाँ एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और उसका काम सिर्फ ये था कि वहाँ पर चुनाव कराए जाएं, क्योंकि बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन था। हालांकि वो आंदोलन छात्रों का नहीं था, वो विदेश प्रायोजित था, जिसमें अमेरिका और चीन के अपने अपने हित थे और जिसको भारत कंट्रोल नहीं कर पाया और शेख हसीना वाजेद समझ नहीं पाई। और ये छात्रों का आंदोलन पूरी तरीके से पैन इस्लामिक फोर्सेस द्वारा प्रायोजित था और ये सब कुछ पिछले 1 दशक में बांग्लादेश में हुआ, तब जब बांग्लादेश एक बहुत अच्छी तरीके से विकास करने वाला देश, भारत का पड़ोसी देश, दुनिया में नाम कमा रहा था। और शेख हसीना वाजेद जो भारत की मित्र थीं, भारत की सहयोगी थीं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी और वहाँ प्रतिक्रिया हुई और शेख हसीना वाजेद को छोड़ना पड़ा। सेना सड़कों पर उतरी, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी और उसके कर्ता धर्ता या मुखिया के तौर पर मोहम्मद यूनुस को गद्दी दी गई, गद्दी पर बैठाया गया और उनका काम सिर्फ इतना था कि एक ऐसा वातावरण बनाए जिससे वहाँ पर चुनाव हो। आज स्थिति ये है कि जिस काम के लिए वो आए थे उसके लिए अब वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज उन पर दबाव बना रही हैं। वो सिर्फ दिखाने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव दिसंबर से लेकर के आने वाले अगले 2026 मई तक क्या हो जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। हालांकि जो दबाव पड़ रहा है उसमें यूनुस यही कह रहे हैं और यही करते हुए दिख रहे हैं कि वो चुनाव के लिए बेहतर वातावरण बना रहे हैं और पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि यूनुस को जो अधिकार वास्तव में, हालांकि ऐसा वो कर सकते हैं क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट जो चल रही है वो उसके एक मुखिया हैं, आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री कह सकते हैं, हालांकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की हैसियत भी नहीं रखते, लेकिन ऐसे वो निर्णय ले रहे हैं जो लगता ही नहीं कि बांग्लादेश में उनकी जो स्थिति है उसके हिसाब से वो निर्णय ले पाए। मसलन शेख हसीना वाजेद की पार्टी अवामी लीग और जिनके पिता मुजीबुर रहमान थे, वहाँ राष्ट्रपिता का दर्जा था उनको, वहाँ के नोट पर मुजीबुर रहमान के चित्र थे, उसको हटा दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना वाजेद के पिता थे, 1971 के जंग में मुक्ति वाहिनी का जो भारत ने सहयोग किया, उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ। पाकिस्तान के चंगुल से आज़ादी शेख मुजीबुर रहमान ने दिलाई और इसलिए वो बांग्लादेश के लिए राष्ट्रपिता रहे। बांग्लादेश में 1971 के बाद ढेर सारे परिवर्तन हुए, वहाँ सैनिक शासन भी रहा, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की स्थिति को या जो उनका कद था उसको कम करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई
और यूनुस जैसा एक कमज़ोर अंतरिम सरकार को चलाने वाला व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान के वजूद को ही बांग्लादेश से मिटा देने का निर्णय लेता है और वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अब आप सोचिए, बांग्लादेश में ये जो कुछ भी हो रहा है, ये खबर आपको बांग्लादेश के हिसाब से लग रही होगी, इसलिए आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। ये भारत के विरोध में वहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि आने वाले समय में हम वास्तव में बांग्लादेश सिर्फ 2.25 मोर्चे का ही नहीं, पूरे का पूरा एक तीसरा मोर्चा हो जाएगा जो भारत के विरुद्ध फ्रंट खोलेगा, और इसमें पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत होगी। शेख मुजीबुर रहमान का नोटों से उनका चित्र गायब किया जाना, शेख मुजीबुर रहमान अब बंगबंधु, उनका नाम उपनाम बंगबंधु से उनको संबोधित किया जाता रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ पर तानाशाही सरकार भी रही है, वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें भी रही हैं, पक्ष और विपक्ष, उनकी लड़की ही है शेख हसीना वाजेद जो इस समय भारत में है और फिलहाल शरणागत है। उनकी पार्टी आवामी लीग, उसको भी वहाँ बैन कर दिया गया। ये सब किसके इशारे पर? और अगर इशारा आपको जानना हो तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आतंकियों को बढ़िया से मारा गया और अब वो कराची और इन सब जगहों पर पंजाब के नेताओं के नेतृत्व में, और सैनिक अधिकारी तो वहाँ के जिहादी ही हैं, उनके नेतृत्व में एक जलसे में वहाँ के कई आतंकी आकाओं ने कहा कि हमने वो 71 का बदला तो ले लिया है भारत से। कैसे लिया? जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर शेख हसीना वाजेद को हमने सरकार से हटवा दिया, पैन इस्लामिक फोर्सेस वहाँ पर प्रभावी हो गई, ये बदला हो गया। मतलब आप समझिए भाई, बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद रहे या कोई रहे, हमसे क्या मतलब? आप यही कह सकते हैं। अगर आतंकी आका ऐसा कह रहे हैं तो इससे क्या हुआ? इससे यही हुआ कि अब वहाँ पर पैन इस्लामिक फोर्सेस ही लोकतंत्र की आड़ में अपने आप को खड़ा करके और वहाँ पर कट्टरपंथी सरकारें बनेगी, और उनका काम पाकिस्तान और चीन के इशारे पर वो सब कुछ करना है जो भारत के खिलाफ हो, भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। और ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जमाते इस्लामी को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया था शेख हसीना वाजेद ने, उस पर से बैन हटा दिया। अब जमाते इस्लामी एक पार्टी के रूप में अपने को इस्टेब्लिश करके वहाँ चुनाव लड़ेगी, और आप देखिएगा कि पूरी तरह तो नहीं, लेकिन जमाते इस्लामी एक प्रमुख पार्टी के रूप में बांग्लादेश में उभरेगी। और शेख हसीना वाजेद की पार्टी आवामी लीग को बैन किया जा रहा है, उसके विरोध में वहाँ पर स्वर उठ रहे हैं, लेकिन उसको इतना क्रश किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर छात्र जो प्रोग्रेसिव माने जाते हैं वो भी पैन इस्लामिक फोर्सेस हैं। वो एक तरह से विंग का काम कर रही हैं। पाकिस्तान के जो आतंकी आका हैं, भारत विरोधी तत्व हैं, आईएसआई के जो कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ के छात्रों में और वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पूरी तरीके से पैन इस्लामिक बना रहे हैं। पैन इस्लामिक का मतलब धुर, जिसको कहते हैं चरमपंथी इस्लाम का वो अनुसरण करेंगे। और अगर वो ऐसा करेंगे, जब वहाँ के विश्वविद्यालय या बड़े बड़े संस्थान, उनका जब इस्लामीकरण होगा और वो भारत के विरोध पर होगा, तो वो सभी भारत से जो आदान प्रदान होता है बांग्लादेश के छात्रों और भारत के छात्रों में, वो भारत में भी कट्टरपंथ को फैलाएंगे। अभी तो पाकिस्तान को हम झेल ही रहे थे, अब पाकिस्तान ने इतना कुछ कर दिया है कि अब हम बांग्लादेश से भी झेलेंगे। ये आप समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शेख मुजीबुर रहमान का नोटों से नाम हटा देना, उनका राष्ट्रपिता का दर्जा खत्म कर देना, और बाकायदा इसके लिए संविधान की जो उनकी किताब है उसमें से राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान में बंगबंधु राष्ट्रपिता शब्द ही हटा दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान से इतनी नफरत पैदा कर दी गई है वहाँ के नागरिकों में कि वो उन्हें विलेन माने। मतलब शेख मुजीबुर रहमान की विचारधारा अगर थी तो आज तक बांग्लादेश के लोग भारत को अपना मित्र मानते थे। 95% वहाँ मुसलमान रहते हैं, इसके बावजूद भी वो भारत के मित्र थे। लेकिन अब वो भारत के मित्र नहीं रहेंगे, क्योंकि बंगबंधु के प्रयासों से वहाँ आज़ादी नहीं मिली, वो आज़ादी तो मिल ही गई। मतलब और माने समझिए,
पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कभी भी एकता नहीं रही, वो एकता बन जाए, इसके लिए ब्रिजिंग का काम मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। इसलिए मोहम्मद यूनुस को अगर आप प्रोग्रेसिव समझते हैं, इकोनॉमिस्ट समझते हैं, एक बड़े पुरस्कार के विजेता समझते हैं, तो आप मानिए वो पाकिस्तान और चीन, अमेरिका के एक बड़े ग्रुप के, जिसे डीप स्टेट कह सकते हैं, उसके एजेंट हैं, जिनका काम सिर्फ जब तक वो रहें भारत का विरोध पैदा किया जाए, भारत विरोधी तत्वों को बांग्लादेश में स्टैब्लिश किया जाए। क्योंकि जब बांग्लादेश का फ्रंट खुल जाएगा तो भारत तीसरे फ्रंट पर भी पूरी तरीके से इंगेज हो जाएगा और भारत इससे प्रभावित होकर के अपने आर्थिक प्रगति को खो देगा। ये हसरत है चीन की, पाकिस्तान की और कमोबेश डीप स्टेट अमेरिका की। और ट्रंप आज उसी की भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि डीप स्टेट पूरी तरीके से भारत की आर्थिक ताकत से बौखलाया हुआ है, चिढ़ा हुआ है। क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जो एकता है और भारत की पूरी एकता से इतना चिढ़ा हुआ है कि 2029 तक भारत दुनिया की न सिर्फ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, बल्कि उसकी इकोनॉमी पूरे दुनिया के सप्लाई चेन में एक बड़ी भूमिका अदा कर रही होगी। ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, कम से कम चीन और अमेरिका को नहीं। साथ ही साथ अमेरिका और चीन का पिट्ठू बना पाकिस्तान, जो भीख मांग करके अपने रोज़मर्रा के जीवन को चला रहा है नागरिकों के, वो भी इस तरीके का डिस्ट्रक्टिव काम मोहम्मद यूनुस के जरिए करा रहा है। मुजीबुर रहमान का वहाँ के नागरिकों में जो सम्मान है, उसको ख़त्म करने की जो जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस को दी गई थी, वो उन्होंने पूरा कर दिया और उसका कोई बड़ा विरोध नहीं हो रहा। मतलब और मायने समझिए, बांग्लादेश में सब कुछ ऐसा बदल गया है जिसकी आग में अब भारत भी जल सकता है। इसलिए बांग्लादेश के फ्रंट पर भी हमें सावधान होने की ज़रूरत है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।